हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, आप एक नज़र देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक कम और अध्ययन सामग्री इसमें ज़्यादा दिया गया है। क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब एक सवाल दे दिया गया है और उसके बारे में ज़बरदस्त तरीके से डिस्कशन दिया गया है। अगर आप इस पर पकड़ बना लेते हो तो 50% से ज़्यादा पकड़ आपके बिहार दरोगा के सिलेबस पर हो जाएगा। आप लोग आज के इस क्लास में क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले इसे देख लीजिए, फिर आपको क्लास आगे कंटिन्यू करने में मज़ा आएगा। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हर प्रश्न पत्र देखेंगे। एक सवाल देखिए और उसके बाद उसका डिस्कशन देखिए, कितना ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है। आप में से जो भी लोग नए हैं, आप यहाँ पे ध्यान रखें, इसका पहले क्लास दिया जा चुका है। आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 76 से स्टार्ट करने से पहले क्लास के लास्ट में, आज का क्लास लगभग 1 घंटे 20-22 मिनट के आसपास होने वाला है। लास्ट में एक स्पेशल टॉपिक है जिसे आज कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक में दरोगा भर्ती परीक्षा में निश्चित सफलता हेतु अति महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में आज के इस क्लास में इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र को आज देखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एक नज़र, बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है। अगर आप यहाँ पे पकड़ बना लेते हैं आज के इस क्लास को देख करके, आगे जो इकोनॉमिक्स के कहिए कि बुक से जो सवाल पूछा जाएगा ना आपके एग्जाम में, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए पहले आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप यहाँ पे चलिए, इसे अच्छे से दिखा दिया जा रहा है, एक नज़र देख लीजिए। इकोनॉमिक्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, फिर होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, इसे देखेंगे। इस तरह से अगर आप देखना स्टार्ट करें ना तो ज़बरदस्त अर्थव्यवस्था का क्षेत्र देखिए, राष्ट्रीय आय क्या होता है बताया गया है काफ़ी अच्छे से। इसके बाद आप देखिए गरीबी के बारे में दिया गया। आप एक नज़र फटाफट देखिए, कौन सा रिपोर्ट, कौन सा समिति कब स्थापित हुई थी, कब उसने अपना रिपोर्ट पेश किया और रिपोर्ट में क्या कहा है करने के लिए, सारे कुछ को दिया गया है। कौन सा योजना कब स्टार्ट हुआ, सारा कुछ दिया गया है। बैंकों के बारे में दिया गया है, कौन से बैंक का कब कब क्या स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद जैसे जो आपका पंचवर्षीय योजना है, आप यहाँ पे देखिए सारे पंचवर्षीय योजना को दिया गया है। देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या काम हुआ था, फिर इसके बाद 5वीं वाले में क्या हुआ था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, सारे कुछ को आपको देखना है। और क्लास के लास्ट में लगभग 80+ जो कार्यक्रम है केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। जैसे देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत होती है 21 अगस्त 2014 को, या तो आपको खुद से याद करना पड़ेगा। इन सारे पॉइंट्स को भी दिया गया है 80+। इस तरह के ऐसे योजनाएं हैं जिनकी की शुरुआत हाल ही के वर्षों में हुई है और यहाँ से सवाल पूछा गया है और सवाल पूछा ही जाएगा। बिहार दरोगा के सिलेबस को इजी वे में ना लें, तैयारी कर रहे हैं तो जम के करिए, नहीं जम के नहीं करेंगे अभी से, जब आपका एग्ज़ाम पास आएगा फिर आपको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा लगता है लेट हो चुका है। इसलिए ऐसा बाद में फील ना हो, अभी से जमकर लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। हर एक सेट में आप लोगों को ये बात कही जा रही है, तैयारी करना है तो ज़बरदस्त तरीके से, जिसे आप युद्ध स्तर पर कहते हो, युद्ध स्तर पर आप तैयारी पे अच्छे से लग जाइए, तभी आपका जो दरोगा वाली वर्दी का सपना है ये कंप्लीट हो पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 76 से। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित, सभी को रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है, A B C D सभी सही है। यहाँ पे आप समझते हैं ऊर्जा संग्रहण के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी एवं संधारित का इस्तेमाल किया जा सकता है। संपीड़ित वायु में दबाव ऊर्जा के रूप में एक बड़ी संभावित ऊर्जा होती है। इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में होता है, जैसे एयर हैमर, ड्रिल, वॉच। ध्यान रखेंगे, संपीड़ित वायु में दबाव ऊर्जा के रूप में एक बड़ी संभावित ऊर्जा होती है। इसका यूज बिजली के उपकरण में किया जाता है। स्प्रिंग एक ऐसा उपकरण है जिसे लचीलेदार या लचीला बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य लोड की क्रिया के तहत विक्षेपण करना है। लोड को हटाने पर यह अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसका उपयोग ऊर्जा भंडारण के लिए तथा अटकों को झेलने के लिए किया जाता है। बैटरी ऊर्जा संग्रहण
ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊर्जा भंडारण के सामान्य उदाहरण रिचार्जेबल बैटरी होता है, जिसका कि प्रयोग हम मोबाइल फ़ोन में करते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें ऊर्जा संचित रहती है। यह एक यंत्र है जिसमें संरक्षित रखी जाती है और ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग मोटरों में, छत के पंखों में, कूलर की मोटर में, इन सब में किया जाता है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आप बी को ध्यान रखें। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रहा हो। इनके शेयर में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है, इसे ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। प्रायः यह कंपनियां पुरानी और लार्ज मार्केट कैप वाली होती है और अपने अपने सेक्टर की अग्रणी कंपनी के रूप में जानी जाती है। लार्ज मार्केट कैप की कंपनी भारत में कम से कम 20,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। इस प्रकार की कंपनियों का इतिहास काफ़ी अच्छा रहता है। लगातार लाभ कमाने वाली ये कंपनियां होती हैं। पूंजी के मुकाबले कर्ज काफ़ी कम रहता है। लाभांश देने का बढ़िया रिकॉर्ड, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट, बड़ा मार्केट आधार, ये सारे आते हैं इसमें से। इन कंपनियों के शेयरों अर्थात ब्लू चिप शेयरों की बहुत अधिक मांग होती है। नंबर 78, राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया है। भारत में रैयतवारी प्रथा की शुरुआत सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 51% भूभाग पर लागू हुआ। 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। यह सवाल पूछा गया है काफ़ी बार। पहली बार रैयतवारी के बारे में पूछेगा, कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। मद्रास के 12 महल जिले में हुआ था। वर्ष 1820 से 27 ईस्वी में जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना, देखिए 1820 से लेकर के 27 तक ना हेक्टर मुनरो मद्रास का गवर्नर था, तब उसने रैयतवारी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। इस व्यवस्था में प्रत्येक जमींधारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्तें तय कर दी गई थी। लगान की शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। ध्यान रखें, बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था वर्ष 1825 ईस्वी में लागू किया गया। यह व्यवस्था 1858 ईस्वी तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया था। रैयतवारी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जा चुका था। महालवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। 68वें यूपीएससी का यह सवाल है। इस व्यवस्था में लगान के निर्धारण हेतु गांव या गांव के समूह यानी कि महाल को इकाई माना गया था। ध्यान रखें, बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था 1825 में 1858 तक में संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्र पर लागू होता है। महालवारी व्यवस्था प्रस्ताव सबसे पहले 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा दिया जाता है। ये सारे पॉइंट मोस्ट वीवीआई में आते हैं। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा गया है। महालवारी व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ भागों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 30% भूमि पर लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त मोस्ट वीवीआई में आता है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर एवं चार्ल्स जेम्स ग्रांट के विचार पर आधारित भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू किया था। जॉन शोर, इनके बारे में कुछ याद आ रहा है? बिहार की राजधानी पटना में इनके द्वारा कुछ एक अच्छा सा कुछ काम करवाया गया था, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। याद रखिए, याद करिए जॉन शोर क्या किए थे, आगे आपको देखने को मिलेगा। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर एवं चार्ल्स जेम्स ग्रांट के विचार पर आधारित भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू किया जाता है। 1790 ईस्वी में वार्षिक लगान के स्थान पर 10 वर्षीय
लगान व्यवस्था लागू की गई, लेकिन 22 मार्च 1793 को इसी व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया, जिसे अस्थायी बंदोबस्त कह दिया गया। इस्तमरारी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था और जो जागीरदारी व्यवस्था है, या फिर आप इसे मालगुजारी व्यवस्था के नाम से जानते हो। इसमें जमींदार लगान का 11वां भाग अपने पास रखें, समझिए, इसमें जमींदार लगान का 11वां भाग अपने पास रखे तथा शेष भाग जो 89% भाग होता था कंपनी कोष में जमा करना रहता था। यहाँ पे यह भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार व उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? सेल नहीं है, समझते हैं। सेल आग्नेय चट्टान नहीं है, क्ले कहिए या सेल कहिए, ये ना अवसादी चट्टान का उदाहरण है। सेल जो है ना आग्नेय ना होकर के अवसादी चट्टान का ये उदाहरण है। आइए अब चट्टान के निर्माण की विधि के बारे में समझते हैं। चट्टानों के निर्माण विधि के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया गया है: आग्नेय चट्टान, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा के जमने से होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण निम्न हैं: ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो, पिच स्टोन और प्यूमिस है। इसे याद करें, आग्नेय चट्टान के उदाहरण के रूप में ये सारे आते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आगे से आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखेंगे आप आराम से याद कर सकते हैं। आग्नेय को देखा आपने। अवसादी देखिए, अवसादी चट्टान पूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से अवसादी शैल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होता है, इसीलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए, कह रहा है अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। किसमें? अवसादी वाले चट्टान में। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान बस 5% है। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% एरिया पर अवसादी शैल का ही विस्तार यानी कि फैलाव है। अवसादी चट्टान का उदाहरण बालुका पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट ये सभी आते हैं। अवसादी चट्टान के उदाहरण में बालुका पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट ये सभी आते हैं। इसे आप ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसे आप पहले याद करने की ज़रूर कोशिश कर लीजिए। अब यहाँ पर आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनी शैल के बारे में समझते हैं। ग्रेनाइट के लिए आपको नीस, बेसाल्ट के लिए एम्फीवोलाइट कहिए या फिर आप शिस्ट कह सकते हो। इसके अलावे अवसादी चट्टान के रूपांतरण के बारे में अब हम यहाँ पे समझिए। क्ले एवं जो शैल है ये स्लेट से, चूना पत्थर संगमरमर, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, बिटुमिनस कोयला के लिए आपको ग्रेफाइट बताना होता है। नंबर 80, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? ऑप्शन नंबर डी आपको इंग्लैंड ध्यान रख लेना है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 12वां आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजक न्यूजीलैंड रहा है। 12वां आईसीसी महिला विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपने कब्जे में कर लिया। आईसीसी जो 12वां वाला महिला विश्व कप है 2022 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपने कब्जे में कप को कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक मतलब समझ गए, जो चेंज होने के बाद चेंज ही रहता है, वापस अपने जगह पे ना आए, उसे कहते हैं रासायनिक। और जो एक दूसरे के फॉर्म में आ जाए, ए से बी बन जाए, बी से फिर ए बन जाए, ऐसे समझिए, इसे कहते हैं। जैसे कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए अणुओं की रचना होती है। इस परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है जिसका गुणधर्म मूल पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को मूल पदार्थ में पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में भी आपको कहा गया है। कुछ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण जैसे देखिए, लोहे में जंग लग गया मतलब लग गया, दूध से दही बन गया तो बन गया, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जला मतलब जल गया, वापस वो मोमबत्ती नहीं बन सकता है। मैग्नीशियम के तार का जलना, आटा से रोटी बन जाना, रोटी बनने के बाद फिर से आप उसे
आटा के फॉर्म में नहीं ला पाओगे। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रचना को बिना बदले ही पदार्थ में विशिष्ट गुण में जैसे अवस्था, आकार, विद्युतीय गुण इत्यादि बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में जल का जमकर बर्फ बन जाना, बर्फ को वापस आप जल बना सकते हो। चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, स्प्रिंग का खींचना, बादलों का बनना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना, ये सारे भौतिक परिवर्तन में ही आते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? रिलायंस आपको ध्यान रखना है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस जियो इंटरकॉम ने जुलाई 2017 में अफ्रीका, एशिया, यूरोप समुद्री केबल तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा की थी। मतलब ये समझ लीजिए ना कि इन्होंने ना खुद का एक कहिए कि वायर जो होता है तार समुद्री रास्ते से बिछाने की मतलब शुरुआत कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? राष्ट्रपति साहब, सी राइट आंसर। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझना पड़ेगा। अनुच्छेद 263 यानी कि अनुच्छेद जो है 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति लोक हित में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति गठन करते हैं और प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। परिषद में प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री व प्रशासक एवं परिषद का जो पदेन सदस्य हैं ये सभी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता पूछा जाता है तो कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद की जांच करना और उन पर अपना सुझाव देना होता है। अंतर्राज्यीय परिषद पर विभिन्न राज्यों के मध्य अथवा केंद्र और एक से अधिक राज्यों के मध्य समान हितों से संबंधित विषयों की जांच करने और उन पर सलाह देने का भी दायित्व रहता है। अंतर्राज्यीय विषयों से संबंधित नीतियों और कार्यवाहियों के लिए बेहतर समन्वयन के लिए यह परिषद अनुशंसाएं भी करती है। अंतर्राज्यीय, राज्य मतलब राज्य से ही आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। हर चीज़ जुड़ा हुआ जो होता है राज्य से काम करने का जो अधिकार एक तरह से कहिए दिया गया है इनके पास। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित हो सकता है, लेकिन इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी ही होती है। नीति आयोग का गठन पर आ जाइए, ऑप्शन नंबर में दिया हुआ था यहाँ पे, वहाँ पे तो नीति आयोग के बारे में समझिए। ऑप्शन नंबर डी में था नीति आयोग। इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया है। योजना आयोग के जगह पर चेंज हुआ है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है और केंद्र व राज्य सरकार को नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराने का भी काम करती है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन, यह अस्थायी होता है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की? तो ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर। खड़गपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अब मेडिकल की भी पढ़ाई करने जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो डॉक्टर बी सीरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का प्रारंभ करने वाला था। वर्ष 2021 से प्रारंभ करने की योजना रखी गई थी। पहले चरण में आईआईटी खड़गपुर 50 सीट के साथ यह कोर्स शुरू करेगा। दूसरे चरण में 100 सीट तक बढ़ाकर इसे किया जाएगा। यह राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। अभी भारत में अभी 23 तकनीकी शिक्षा संस्थान हैं और प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इसमें 11,289 सीटें हैं, ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? इंडोनेशिया, भी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर विहार इंडोनेशिया के मध्यवर्ती जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित है। यह महायान बौद्ध विहार है। यह 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है।
इस जिसमें कि 3 का ऊपरी भाग क्या है, वृत्ताकार है। इसका निर्माण जो ये इंडोनेशिया वाला है ना, इसका निर्माण 750 से 854 ईस्वी के बीच में शैलेंद्र राजवंश के एक शासक ने करवाया था। अंकोर वाट कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह रवमेर साम्राज्य में भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर बना था। वर्तमान में संसार का सबसे बड़ा यह हिंदू मंदिर है, याद रखिएगा। नंबर 86, हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? अगर आपको लास्ट वाले क्लास में ध्यान हो, काफ़ी अच्छे से इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। रावी, हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किए थे। इसी स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस स्थल से अन्नागार एवं बैलगाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। सभ्यता के 6 नगरों में से एक नगर हड़प्पा भी यहाँ पर रहा था। देखिए, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक एवं कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग का खोज रेलवे लाइन निर्माण की वजह से हुआ था। सरस्वती नदी के बारे में समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे बसे होने का प्रमाण मिलता है। वैदिक ग्रंथों में, ध्यान रखें, वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी को राजस्थान की नदी कहा गया है। सरस्वती नदी को इसकी श्रेष्ठता के कारण नदियों की माँ यानी कि नदीतमा कहा गया है। कुछ भूगोलवेत्ता घग्गर एवं सरस्वती नदी को एक मानते हैं। सिंधु नदी के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसमें मोहनजोदड़ो, आमरी, सूतकांगेरोड, चुनोदरो ये सभी आते हैं। KN2 रासायनिक सूत्र पर आइए। ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्राइट जो है, इसका रासायनिक सूत्र KNO2 होता है। सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक AgNO3 होता है। यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसको एंटीसेप्टिक गुणों के कारण जाना जाता है। इसका उपयोग घाव और जलन में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। इसका उपयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड, जिसे आप हॉर्न सिल्वर के भी नाम से जानते हो, AgCl होता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। यह एक रासायनिक यौगिक है। सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी के लिए, कस्युक्यूटा परजीवी, नैप्थेंडीज मांसाहारी, फंगस कह रहा है स्वपोषी। यहाँ पे देखिए, कवक यानी कि फंगस होता है। पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पतियाँ, जंतुएं तथा उनके मृत शरीर पर आश्रित रहते हैं। यह परजीवी के रूप में भी रहते हैं, ध्यान रखेंगे। परजीवी पादप अपना भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से अन्य पादपों पर आश्रित होते हैं, जिन्हें परजीवी कहा जाता है। इसके अंतर्गत दूसरे जीवों का आधार बनाकर जीवित रहने वाले पौधा एवं प्राणी आते हैं। अमरबेल एक लता है। यह प्रायः बबूल, बेर, इन सारे पेड़ों पर लिपटी हुई नजर आती है। कौन सी? अमरबेल। स्वपोषी के अंतर्गत जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करता है। सभी हरे पौधे, नील, हरित, शैवाल, एक कुछ जीवाणु तथा अधिकांश एक कोशीय जीवों में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। इस प्रकार से पोषण करने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं। आंशिक मूल परजीवी क्या होता है? चंदन का पेड़ एक आंशिक मूल परजीवी है जो दूसरे पौधे के मूलों पर उगते हैं और उससे जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर लेते हैं। नेफेंथीज, यह मांसाहारी पौधा है। यह छोटे छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसी कुल का पौधा घटपर्णी है जो लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत है। इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? हाइड्रोकार्बन, सी आपका सही जवाब है। समझते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक है। इन्हें हाइड्रोजन और कार्बन के सरल संयोजन से प्राप्त कर सकते हैं। ये गैसीय वायु प्रदूषक नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन वायु उपस्थित ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर है। वायु अनेक गैसों का अनुपातिक सम्मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, कैरिक आदि विभिन्न गैसों का अनुपात निश्चित होता है।
इन गैसों के अनुपात में परिवर्तन से वायु प्रदूषण होता है। प्रमुख वायु प्रदूषण भारी धातु कण में सीसा, बेंजीन, पारा, कैडमियम ये सभी आते हैं। सल्फर के ऑक्साइड जो वायु प्रदूषक हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे H2S कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO3 कहा जाता है। सल्फर के ऑक्साइड जो वायु प्रदूषक है ये सभी आपको याद रखना होता है। नाइट्रोजन के यौगिक जो वायु प्रदूषक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया सभी आते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM कणिकीय पदार्थ और SPM निलंबित कणिकीय पदार्थ होते हैं। हाइड्रोकार्बन में अमोनिया वायु प्रदूषक होता है। अन्य वायु प्रदूषक में तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड धूल, धुएं के कण, एरोसोल्स इत्यादि आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया गया था? तो बस इसे आपको याद रख लेना है। हरियाणा में स्टार्ट हुआ था 2017 में ऑपरेशन दुर्गा। ठीक है। ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे ने मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं में अपने अधिकार और कानून के प्रति जागरूकता फैला रही है। मिशन शक्ति के द्वारा महिला अपराधों पर भी लगाम लग ही रही है। आ जाइए 91 नंबर पर। देखिए यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन को छोड़ा जा रहा है। मिशन शक्ति के द्वारा महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान को ऑपरेशन के रूप में संचालित किया गया। इसे क्या पढ़ना है, मेन याद करना है कौन सा जो मतलब मिशन वगैरह है किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 2017 में किया गया था। मोस्ट VVI है 2014-15 के बाद से जो भी नए नए अभियान वगैरह चालू किए गए हैं सबको आपको नज़र में ध्यान में रखना ही रखना है। इसीलिए मेन जो फोकस करना है बात उसे ही देखा करें अच्छे से। सुनहरी यानी कि गोल्डन चावल है, क्या है? एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीव तत्व उपलब्ध है। समझिए, गोल्डन राइस, गोल्डन मतलब सुनहरी चावल, एक जीव संवर्धित फसल है जो विटामिन A यानी कि बीटा कैरोटीन की विशेष रूप में आपूर्ति इसमें रहता है। विकासशील देशों में विटामिन A की कमी के कारण बढ़ते रोगों की तीव्रता से निपटने के लिए गोल्डन राइस का विकास किया गया है। गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश है फिलीपींस। गोल्डन राइस सबसे पहले पूछेगा किस देश में रोपण काम स्टार्ट हुआ था, उगाना स्टार्ट हुआ था, तो आपको फिलीपींस बताना है। सुनहरी चावल का निम्नलिखित लाभ है। आइए सुनहरी चावल गोल्डन राइस का लाभ जानते हैं। यह भोजन में विटामिन A की कमी को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है जिससे दृष्टिहीनता, कैंसर वगैरह ठीक होता है। यह निम्न वसा और निम्न सोडियम आधारित खाद्य है, अतः यह उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या को सीमित करता है। यह जठर संबंधी समस्याओं को दूर करता है। कौन? तो गोल्डन राइस। इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं, मतलब इससे प्रॉब्लम भी आ सकता है। क्या आ सकता है समझते हैं। गोल्डन राइस परंपरागत जैविक चावल की किस्म को प्रतिस्थापित करके पर्यावरण और कृषकों की आजीविका को खतरे में डाल सकता है। गोल्डन राइस से भोजन की विविधता समाप्त हो सकती है। यह केवल चावल आधारित डाइट को ही प्रोत्साहन देगा। गोल्डन राइस के विकास और प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अस्थायी समुदाय भी गोल्डन राइस का विरोध कर रहे हैं। विटामिन A की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस जैसी GM फसल की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें। ग्रीन पीस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने GM गोल्डन राइस का तीव्र विरोध किया है। ग्रीन पीस ने। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे D आपको देखना है। 2017 के डेटा के अनुसार, इसे भी रहने दीजिए। आ जाइए 93 पर। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर यानी कि पंचांग का यह पहला मास है चैत्र, जो कि अभी चल रहा है। चैत्र में ही आप इस क्लास को भी देख ही रहे हो। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह चैत्र होता है। यह शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 से सरकारी प्रयोजनार्थ एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कार्य कर रही है। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र का आता है और अंतिम महीना होता है फागुन का। चैत होता है, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ होता है, फिर आषाढ़ होता है, फिर सावन, भादौ। देखिए मानव रक्त में pH साधारणतः कितना होता है? 7.5 से 8.8 तक होता है। देखिए मानव रक्त का pH 7.4 से 8.0 के बीच में होता है। pH मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लता एवं क्षारता को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रमण के
लघुगणक के बराबर होता है। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयनों के पीएच मान 7 से कम होते हैं वे अम्लीय होते हैं। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। ये आपको पहले से जरूर पता होगा। चलिए, सबसे बेस्ट है इसे याद करना, ठीक है। नींबू का होता है 2.2 से 2.4, अलग अलग करके आ जाइए। मानव मूत्र पर आइए, 5.5 से 7.5। टमाटर का जो जूस है 4.0 से 4.4 तक। सिरका के लिए 2.4 से 3.4 तक। मानव रक्त 7.3 से 7.5 तक। दूध के लिए 6.4। बियर के लिए 4 से 5। फिर आपका शराब के लिए 2.8 से 3.8। कॉफ़ी के लिए 4.5 से 5.5 तक होता है। एक लाइन से भी यहाँ पे दिया गया है अच्छे से। आप अगर चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, इसे याद कर लें। याद कर लें मतलब कर ही लें। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता का नाम रघुराम राजन, आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये ना रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। कार्यकाल 2013 से 16 तक इनका रहा था, इसे याद रख लीजिएगा। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? प्रत्यक्ष करों को कह रहा है कि बढ़ा देना चाहिए। समझते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में प्रत्यक्ष कर में वृद्धि की जानी चाहिए। जब कोई अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी परिस्थितियों से गुजरती है तो मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना होता है। मुद्रास्फीति दो कारण से हो सकता है। पहला मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरा लागत जनित मुद्रास्फीति। ध्यान दें, मांग जनित के लिए वस्तुओं और सेवाओं की समग्र पूर्ति के मुकाबले उनकी समग्र मांग से अधिक वृद्धि के कारण जब कीमतें बढ़ती हैं तो उस मांग जनित उसे मतलब मुद्रास्फीति कहते हैं। उत्पादन लागतों जैसे मजदूरी, करों एवं आयात लागतों में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान रखेंगे। मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी सरकार की नीतियां कौन कौन सी है, इसे याद कर लीजिए आप। नियंत्रित करने का उपाय, इसे भी आपको देखना है और खुद से याद करना है। तेज क्या है? तेज है डिजिटल पेमेंट ऐप। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। याद रखेंगे। चंगेज खां जो है ना, दिल्ली का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का समकालीन रहा था। चंगेज खां एक मंगोल नेता था। वह निर्दयी, बेहद अनुशासित, शक्तिशाली, चतुर मंगोल शासक था। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। पूछा जाता है किसको शरण नहीं दिया गया था। इल्तुतमिश शर्की वंश का था एवं इलबरी तुर्क था। इसका शासनकाल 1211 से 1236 तक रहा। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थापित किया। इसी के समय भारत पर मंगोल आक्रमण हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका कि समय जो है 1296 से 1316 तक रहा था, खिलजी वंश का प्रमुख शासक था। इसके द्वारा उत्तर भारत के राज्यों का जीत कर दिल्ली सल्तनत में शामिल करना काम किया गया था। यह शासन बाजार नियंत्रण व्यवस्था के कारण भी जाना जाता है। इसने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इसका समयकाल 1325 से 51 तक रहता है। तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक था तथा उसने उलूग खां की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके शासनकाल के समय में ध्यान रखिएगा 1333 में ना मोरक्को की यात्री जो इब्न बतूता था वो भारत आया था। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। उसने कृषि की उन्नति के लिए अमीर एक को ही नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक रहा था, लोदी वंश का शासक था। इसी ने आगरा नामक जो नवीन नगर है 1504 में बसाया और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बना लेता है। कौन? सिकंदर लोदी। उसने भूमि के नाप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी प्रारंभ कर दिया था। गज ए सिकंदरी आपको ध्यान रखना है। NAFTA के सदस्य देश हैं USA, कनाडा और मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता है। इसके सदस्य के रूप में संयुक्त राज्य
अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको आते हैं। इसे अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते के रूप में जानते हैं। यह समझौता 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था। इसलिए नाफ्टा ने तीनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार और निवेश के लिए अधिकतर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को व्यवस्थित रूप में हटा दिया था। इसमें 3 देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया। ट्रेडमार्क, पेटेंट और करेंसी को लेकर तीनों देशों के बीच व्यापार संबंधी काफ़ी सुगम नियम बन गए थे। अभी उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के स्थान पर अब आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते के तौर पर जाना जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 21 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। विभिन्न विवादों एवं निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार अंतर्निहित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार करता है। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं जैविक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद जो कि 1978 में हुआ था, अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में समस्त आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने में सक्षम होता है। न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार से मानव होने के कारण सम्मानपूर्ण बनाने में सक्षम है। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार है। विभिन्न विवादों एवं निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है। जीवन की रक्षा का, आश्रय का, सूचना का, निःशुल्क कानूनी सहायता का, प्रतिष्ठा का, स्वास्थ्य है, निजता है, इन सब का किया गया है। अनुच्छेद 19 में देखिए, इसमें अंतर्निहित अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में अंतर्निहित अधिकार विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 20 में अंतर्निहित अधिकार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करती है। 19, 14, 20 इन सबको आप पहले अच्छे से याद कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आइए अब इसके नोट्स को देख लेते हैं, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। देखिए, दरोगा भर्ती परीक्षा में निश्चित सफलता हेतु अति महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में आज के इस क्लास में आप अर्थव्यवस्था को देख लीजिए और नेक्स्ट वाले क्लास में किसी और टॉपिक को देखेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इकोनॉमिक्स से सवाल को लिया गया है, आप इसे ज़रूर पकड़ इस पर बना लीजिए अच्छे से। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक काफ़ी ज़्यादा ये पुस्तक फेमस रहा है, काफ़ी बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। द वेल्थ ऑफ नेशन, इसका जो प्रकाशन है 1776 में हुआ था। इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। रैगनर फ्रिश ने अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा, एक है व्यष्टि, दूसरा है समष्टि। व्यष्टि मतलब होता है माइक्रो और इसका मतलब होता है समष्टि मतलब मैक्रो। देखिए, इसमें व्यक्तिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण, किसी परिवार की आय, किसी एक कंपनी की आय, किसमें? व्यष्टि में। और समष्टि में इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय का, बेरोजगारी का या फिर मुद्रास्फीति का जो अध्ययन होता है वो कौन से वाले अर्थशास्त्र में, तो आपको समष्टि बताना है। अगर एक किसी फैमिली की बात करेंगे या फिर एक कंपनी की बात करेंगे, यानी कि एक पार्टिकुलर किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, इसे इंडिविजुअल कहते हैं। व्यष्टि के अंतर्गत ये किया जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से होता है। किसमें? प्राकृतिक क्षेत्र में। सेकंड में आता है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करे, जिसमें कि विनिर्माण है, विद्युत है, गैस है, जलापूर्ति है, ये सारे आ जाते हैं सेकेंड में। तृतीयक में आते हैं
इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है। तृतीयक में क्या होता है? व्यापार है, होटल है, परिवहन है, संचार है, रक्षा है व अन्य सेवाएं होती है। नोट यहाँ पर करने वाली बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का है। नेशनल जो इनकम है, राष्ट्रीय आय, देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। इनके अनुसार यानी कि दादा भाई के अनुसार 1868 में 1868 में प्रति व्यक्ति आय बस 20 रुपये था। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वर्ष का जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च है, इसी डेट पर ये आधारित होता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे आप CSO कहते हो, इसकी स्थापना होती है मई 1951 में। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए यह उत्तरदायी है। वर्ष 2019 का डेटा देखिए, कह रहे हैं ना कि 19 में केंद्र सरकार ने CSO और NSSO को विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे आप NSO कर दिया गया है, इसकी स्थापना की जा चुकी है। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। पूछा जाता है राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता, आपको यहाँ पे साइमन कुजनेट्स ध्यान रख लेना है। राष्ट्रीय आय के विभिन्न धारणाएं क्या क्या है? किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है। नोट करने वाली बात है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जिसे आप GDP कहते हो, यही होता है। सकल राष्ट्रीय आय यानी कि जिसे आप GNP कहते हो, किसी अर्थव्यवस्था में GNP उस आय को कहते हैं जो GDP में विदेशों से होने वाली आय को जोड़े। GNP का फॉर्मूला GNP इक्वल टू होता है GDP प्लस X माइनस यहाँ पे M। X जो होता है ये विदेशों से प्राप्त आय, M हो गया आपका विदेशों के द्वारा भारत से अर्जित किया गया। विदेश के लोग अगर भारत से कुछ अर्जित करते हैं उसको पहले आपको घटाना पड़ेगा। सकल जो आपका शुद्ध जो घरेलू उत्पाद है, इसे देखिए, यह किसी भी अर्थव्यवस्था का वह GDP है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। NDP इक्वल टू GDP माइनस ह्रास होता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय NNP कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। NNP इक्वल टू होता है GNP माइनस ह्रास। आइए अब आर्थिक जो आयोजन है, इकोनॉमिक प्लानिंग, इसे देखते हैं। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। जरूर इसे पहले आप याद कर लें अच्छे से। इसके बाद वर्ष 1944 ईस्वी में, ध्यान रखें, वर्ष 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार आरदेशिर दलाल थे। नाम इनका जरूर आप याद रखें। श्री M.N. रॉय ने वर्ष 1945 में जन योजना यानी कि पीपल्स जो प्लान है यह बनाई थी। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित किए थे। 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रकाशित किया गया। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से आरंभ होती है। प्रथम जो योजना आयोग के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे और उपाध्यक्ष के रूप में गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की जा चुकी है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी तथा प्रथम जो उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। ध्यान रखिएगा। गरीबी के बारे में समझिए। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक का संबंध गरीबी के मापन से है। सवाल पूछा जाता है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे गरीबी के मापन से यह संबंधित है। लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज एवं गिनी गुणांक को 1912 ईस्वी में
कोरोडेगिनी, जो कि इटली के थे, इन्होंने ही विकसित किया था, डेवलप किया था। नोट करने वाली बात है, भारत में वर्तमान में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, सब के बारे में अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, कौन से व्यक्ति के द्वारा कौन कौन सा आयोग या फिर अध्यक्षता की गई थी, कौन सा पुस्तक लिखा गया था। काफ़ी ज़बरदस्त अभी आप देखने वाले हो। देखिए, इनके द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा गया था। भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समिति, डॉक्टर वाई के अलग समिति गठन होता है 1977 में। इसके 2 वर्षों के बाद ये रिपोर्ट अपना पेश करता है। आधार, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त करना है। पूछेगा ये कौन से समिति से, डॉक्टर वाई के नाम याद रखिएगा, ठीक है, वाई के डॉक्टर साहब हैं, यही बताए थे कितना कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होता है गांव में और कितना शहर में रहने वाले लोगों के लिए। लड़का वाला समिति ध्यान रखें, लकड़ा वाला समिति, लकड़ा वाला गठन होता है 1989 में, 1989 में रिपोर्ट देता है ये अपने 1993 में। नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर समिति, गठन 2005 में, रिपोर्ट आता है 2009 में। आधार, शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये से नीचे मासिक खर्च करने वाले को गरीब माना जाएगा। श्री रंगराजन समिति, गठन होता है 2012 में, 2 वर्षों के बाद 2014 में रिपोर्ट अपना पेश करता है। आधार इसका क्या था, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये, शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा में रखा जाए। फिर आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है, देखिए, बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है। एक व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने को तैयार तथा इच्छुक हो, किंतु उसे काम नहीं मिलता है, इसे ही बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, जिसे आप NSSO कहते हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा किया जाता है। बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी देखिए यहाँ पे एक होते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी, जब व्यक्ति को काम मिलता हो लेकिन काम करने के लिए तैयार ना हो, ऐच्छिक अपनी इच्छा से बेरोजगार है। एक है अनैच्छिक बेरोजगारी, व्यक्ति को काम की तलाश करने पर भी काम नहीं मिल रहा है। प्रच्छन्न, अदृश्य या छिपी बेरोजगारी का मतलब होता है ना कि आपको जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हो, उन्हें हटा देने पर उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। मौसमी बेरोजगारी होता है एक वर्ष के कुछ मौसम या कुछ महीने के लिए रोजगार मिलना तथा शेष महीनों या मौसम में कार्य नहीं मिलना को मौसमी बेरोजगारी कहा गया है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन की वजह से होता है, जैसे तकनीक परिवर्तन की वजह से। गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं और उनके प्रारंभ वर्ष जो है, यहाँ पे आपको खुद से इसे याद करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा खासा डेटा गया है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में स्टार्ट हुआ। काम के बदले अनाज, सेम इसी में। अंत्योदय, सेम इसी में। 3 यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, मरुभूमि विकास, काम के बदले अनाज, अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में होता है। ट्रैसेम का होता है 1979 में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में हुआ। द्वारका जो है इसका 1982 में होता है। इंदिरा आवास योजना का 85-86 में स्टार्ट होता है। जवाहर रोजगार योजना 1989 याद रखें, जवाहर है, फिर नेहरू है, सेम ईस्वी में। 10 लाख कुआं की योजना 1988-89 में आती है। प्रधानमंत्री रोजगार 1993 में आया। स्वरोजगार फिर 1993 में आता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में आया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना 1999, साथ ही साथ जवाहर ग्राम समृद्धि योजना भी इसी ईस्वी में आता है। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, प्रधानमंत्री का ग्रामोदय योजना 2000 और 2001 के बीच में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में आता है, अन्नपूर्णा 2000, जन श्री बीमा 2000 और 2001 में, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में, आश्रय बीमा योजना 2001-2 में, जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002-3 में, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-6 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आता है 2006 में। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा को आप अच्छे से समझें।
इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से होता है। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया। शुरू में यह योजना 27 राज्य के 200 जिलों में लागू हुआ था। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% की थी। आरबीआई पर आ जाइए। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई और इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। मुख्यालय है मुंबई में। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑपसॉर्थ स्मिथ थे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर का नाम सीटी देशमुख साहब। इन्हीं के समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण अब होता है 19 जुलाई 1969 को। इस समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1786 में होता है। भारतीयों द्वारा प्रबंधित प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना 1881 में होती है। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 43। इन तीनों बैंकों को मिलाकर वर्ष 1921 में एक बैंक बनता है जिसका के नाम पड़ता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि SBI। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर 12 जुलाई 1982 को होता है। अब यहाँ पे स्थापना वर्ष देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बात को आपको पहले भी कहा गया था, समझ लीजिए अच्छे से। सारे डेटा एक साथ आपको मिल रहा है, इसीलिए आप इसे जरूर याद कर लें। स्क्रीनशॉट चाहें तो लेके रख लीजिए। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को होती है। इसके प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं को प्राप्त करना, वितरण, निर्यात और आयात करना है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना 1987 में होती है। भारतीय औद्योगिक बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को होती है। यूटीआई भारतीय यूनियन ट्रस्ट 1 फरवरी 1964 को संसदीय अधिनियम में स्थापित किया जाता है। भारत की यह सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था थी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे आप IRDA कहते हो, इसका मुख्यालय पूछा जाता है हैदराबाद, बता दीजिएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे आप सेबी कहते हो, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि क्षेत्रीय जो कार्यालय है कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। इसे 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया जा चुका है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी के ही द्वारा किया जाता है। भारत के प्रमुख शेयर बाजार में NSE आता है, राष्ट्रीय शेयर बाजार। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति सन 1991 में फेरवानी समिति ने किया था। इसका मुख्यालय दक्षिणी मुंबई के वर्ली में स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी ज़बरदस्त है, समझिए। इसकी स्थापना 1875 में होती है। मुंबई, ये आपका मुंबई के नाम से जाना जाता है, स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से। इसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया जाता है। बजट शब्द का जो विकास है फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है। इसका अर्थ एक छोटे से चमड़ा का थैला यानी कि बैग होता है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। किसे जाता है? वायसराय जो कि लॉर्ड कैनिंग थे, इसी को। पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारी परिषद में सर जेम्स विल्सन द्वारा प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। इसलिए ध्यान रखें कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को ही माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार के बजट का उल्लेख अनुच्छेद 202 में है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन ऑकवर्थ कमेटी 1921 में इसकी सिफारिश के आधार पर 1924 ईस्वी से निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए। फिर 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया था। इसे आप ध्यान रखेंगे। किस कमेटी के सिफारिश पर? ऑकवर्थ
कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। वर्ष 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया और 2017 के रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश कर दिया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो वित्त मंत्री हैं R.K. शनमुखम सेठी साहब थे। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 1950 में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। भारत में अभी तक सर्वाधिक बजट बार कुल 10 बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम मोरारजी देसाई थे। वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण का नीति लागू करने का घोषणा कर देता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई है। यह 8 सितंबर 2016 को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर इन दरों पर कर लगेगा 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के हिसाब से। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री और उपाध्यक्ष राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच निर्वाचित किया जाता है। भारत में जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। विश्व में सबसे पहले फ्रांस में 1954 में जीएसटी लागू कर दिया गया था। अब आइए उद्योग को समझिए। आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया जाता है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को की गई थी। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति पूछा जाता है, लघु उद्योग में सुधार से संबंधित है। यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से शुरू किया। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को देखिए। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की जाती है। अर्थशास्त्र से संबंधित प्रमुख पुस्तक हाउ टू पे फॉर वॉर केन्स के द्वारा, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी J.M. केन्स के द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल के द्वारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्स के द्वारा, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी केन्स के द्वारा। कुछ अर्थशास्त्रियों के प्रमुख कथन क्या क्या हैं? अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है रॉबिन्स के द्वारा। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है मार्शल के द्वारा। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है रॉबिन्स के द्वारा। ये कही गई बात है। रिसेशन आता है, आपने सुना होगा। रिसेशन है, इससे तात्पर्य है कि मंदी की अवस्था से है। जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाए तो रिसेशन की उस स्थिति आ जाती है। मुद्रास्फीति, मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिससे मुद्रा का गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होता है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा अपस्थिति अथवा विपस्थिति क्या होता है, इसे समझते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं, जैसे नियंत्रण वगैरह रखना, नियंत्रण वगैरह, कह रहे इनके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावटें आती है और रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति मुद्रास्फीति अथवा विपस्थिति की स्थिति कहलाती है। मुद्रा संकुचन क्या होता है? जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाए, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है, वह अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। अवमूल्यन क्या होता है? यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए, इसे ही आप मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन, यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति हो जाए। तेजरिया और मंदरिया क्या है, समझिए। यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे तजरिया कहते हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में लेने का वायदा करके बेचता है वह मंदरिया कहलाता है। टैरिफ, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए
कर को ही टैरिफ कहा जाता है। बफर स्टॉक, आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। राजकोषीय घाटा, यह सरकार की आय और उसके व्यय का अंतर है। यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। इस साधन की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। ध्यान रखें, राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? बजट घाटा प्लस उधारी जो बाजार का है प्लस देयता जो देना होता है, सबके बराबर होता है राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा, यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति करेंगे, हो जाएगा। प्राथमिक घाटा देखिए, वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, उसको प्राथमिक घाटा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह राजकोषीय घाटा और सरकार द्वारा ब्याज भुगतान का अंतर होता है। प्राथमिक घाटा को समझिए, इसमें राजकोषीय घाटा में से आपको सरकार द्वारा ब्याज भुगतान को घटाना होता है। अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मानव विकास सूचकांक पहली बार 1990 में जारी किया गया था। इसे प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए, निकल कर आ जाएगा। देश में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत में पहली बार आर्थिक गणना 1977 में किया गया था, आपको यह भी ध्यान रखना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना ही है। वर्ष 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा बोर्ड व केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया है, ध्यान रखेंगे। शाख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में की जाती है, जिसे 1985 में कृषि लागत व कीमत आयोग का नाम दे दिया गया। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह सन 1897 में दार्जिलिंग में प्रारंभ होता है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित होती है। सांख्यिकी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग 1952 में प्रारंभ हुआ था। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित है। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहीं पर खोला गया था। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की जाती है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को होती है। हृदय योजना का संबंध पर्यटक के विकास से है। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, पंचवर्षीय योजनाओं के मूल उद्देश्य गरीबी को दूर करना और जनसाधारण के जीवन स्तर को यथासंभव ऊपर उठाना, मतलब अच्छा करना होता है। पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? उत्पादन की मात्रा में तीव्र वृद्धि करना, रोजगार अवसरों में वृद्धि, आर्थिक समानता की उपलब्धि एवं आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति करना रहा है। पहला पंचवर्षीय योजना को समझिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा को देख लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ होता है 1 अप्रैल 1951 को। इस योजना का अंतिम प्रारूप 1952 में प्रकाशित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान तथा अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में परिवार नियोजन को योजना के एक अंग के रूप में स्थान दे दिया जाता है। इस योजना पर जो फोकस है ना, कृषि पर रहा था, जिसके कारण इसमें खाद्य संकट से निपटने के लिए कृषि पर अधिक बल दिया गया। यह एक सफल योजना रही जो लक्ष्य प्राप्ति 2.1 से ज़्यादा विकास दर 3.6 को प्राप्त कर लिया। इस योजना के दौरान औद्योगिक उत्पाद में 8% तथा राष्ट्रीय आय 18% की वृद्धि इसमें दर्ज किया गया था पहले वाले पंचवर्षीय में। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में होता है, आपने पहले भी देखा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चलता है। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित होती है। इस योजना का उपनाम था भौतिकवादी योजना।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना के दौरान जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। किसमें? दूसरे वाले में। इस योजना के अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 20% की वृद्धि होती है। इसमें भारी उद्योग व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को 24% राशि खर्च की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 लौह संयंत्र दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना की जाती है। तीसरे वाले पंचवर्षीय योजना पर आ जाइए। यह योजना प्रोफेसर सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना रहा था। इस योजना में राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि 5% तथा योजना अवधि के दौरान वृद्धि का जो लक्ष्य है वो 30% रख लिया गया था। यह योजना अपने लक्ष्य प्राप्ति 5.5% को प्राप्त करने में असफल रहा और इनकी उपलब्धि 2.8% ही रहती है। इस योजना की असफलता का कारण भारत युद्ध, जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, भारत चीन युद्ध हुआ था 62 में, भीषण सूखा आया था 1965-66 में, इसके कारण अगली योजना अपने समय से प्रारंभ नहीं हो सकी। इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र, जो कि 1964 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964 में ही, भारतीय खाद्य निगम 1965 FCI 1965 में और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। ध्यान रखें, इस दौरान कितने 3 वार्षिक योजनाएं बनाई जाती है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई थी। इन 3 वर्षों को योजना अंतराल या योजना अवकाश की संज्ञा भी दी गई। 1966 से 69 तक कोई योजना अवकाश नहीं चला था, योजना नहीं चला था, इसलिए योजना अवकाश कहते हैं इसे। इस योजना के दौरान वर्ष 1966-67 में MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। आ जाइए अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर। इस योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1969 को होता है। यह जो योजना है DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था। इस योजना का उपनाम गाडगिल योजना था। ऑपरेशन फ्लड 1970 में होता है, जो कि श्वेत क्रांति इसी योजना में प्रारंभ हो गई थी, ऑपरेशन फ्लड में। इस योजना के मुख्य बिंदु स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लाने के लिए इस योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को भी लागू किया जाता है। आ जाइए 5वीं पंचवर्षीय योजना पर। इस योजना की विशेष प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को उत्पाद क्षेत्र को प्रदान की गई होती है। ध्यान रखें, इस योजना में विशेष प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को प्रदान की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह एक सफल योजना थी जो लक्ष्य प्राप्ति 4.5 मतलब ऐसे समझिए 4.4% से ज़्यादा विकास कर जाती है, 4.7 तक पहुंच जाती है। यह योजना अपने समय से पूर्व ही 1978 में जनता सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया था। इस योजना के दौरान काम करने के बदले अनाज कार्यक्रम, जो कि 1977-78 में चला था, इसकी शुरुआत होती है। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की जाती है। इस योजना के दौरान कृषि एवं जनोपयोगी वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले उद्योगों पर बल दिया जाता है। अनवरत योजना आया था 1978-80 में। समझिए, जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व 1977-78 तक ही चलने दिया और फिर समाप्त कर देता है। 1978 से 83 5 वर्षों की अवधि के लिए अनवरत योजना, जिसे आप रोलिंग प्लान कहते हो, बनाई गई, लेकिन नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दिया जाता है। अनवरत योजना एक का प्रतिपादन गुन्नार मेडर मॉडल पर रहा था। इनके द्वारा अपनी पुस्तक जो है एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़ावाला को जाता है। 6ठी पंचवर्षीय योजना देखिए, यह योजना निवेश मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रारंभ भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई अनवरत योजना, जो कि 1978 से 80 तक ही चला था, इसको समाप्त कर दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी तथा बेरोजगारी की व्यापकता में कमी लाना होता है।
इस योजना के दौरान 1980-81 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। इस योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए विविध नीतियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। यह एक फसल योजना थी जो लक्ष्य प्राप्ति 5.2 से ज़्यादा विकास करके 5.5 तक पहुंच जाती है। इसी योजना अवधि में यानी कि 1983-84 ईस्वी में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980, नाबार्ड का 1982 में स्टार्ट और ट्रेसम आदि का शुरुआत की जाती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना को देखिए, समझिए। कह रहा है ना, यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित था और ये 1985 से 90 तक चलता है। यह योजना 15 वर्षीय दीर्घकालीन परियोजना का एक हिस्सा है। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता खाद्यान्न कार्य एवं उत्पादकता पर रहता है। इस योजना का लक्ष्य 5% विकास दर को प्राप्त करना था, जो कि लक्ष्य जहां रखा गया था उससे 5.6 तक ये पहुंच गया था। इस योजना का उद्देश्य एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना रहा था। इस योजना का उद्देश्य मतलब 7वीं वाले का जो मुख्य उद्देश्य है, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना, न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना रहा था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था इसी में। किसमें? 7वीं वाले में। इस योजना के दौरान वर्ष 1989 और 90 में जवाहर रोजगार योजना JRY जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाता है। इस योजना के दौरान पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी जाती है। योजना अवकाश 1990 से 92 तक रहता है। ध्यान रखें, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक। राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई जाती है। आइए अब 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिए, जो कि 92 से 97 चला। सरकार की अस्थिरता के कारण यह योजना अपने समय से 2 वर्ष बाद में प्रारंभ होता है। मानव संसाधन का विकास का सार इसे माना गया है। इस योजना अवधि में सबके लिए शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 6.7% आय तथा प्रति व्यक्ति आय जो है 4.9% की वृद्धि दर्ज की जाती है। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 6.7%, प्रति व्यक्ति आय में 4.9% की वृद्धि दर्ज की जाती है। इस योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना तथा 15 से 35 वर्ष की आयु के मध्य में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा जाता है। इसी योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की जाती है। आ जाइए 9वीं पंचवर्षीय पर, जो कि 1997 से वर्ष 2002 तक 5 वर्षों के लिए चलता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज योजना आयोग द्वारा लगभग 2 वर्ष बाद 1999 में जारी किया जाता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ सतत विकास से था। 9वीं योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल न रही, अतः यह एक असफल योजना थी। 9वीं योजना में कृषि की वृद्धि दर के 3.9% के लक्ष्य के विरुद्ध में वास्तविक उपलब्धि केवल 2.1% ही रहता है। 9वीं योजना में सकल देशी उत्पाद जो कि नवीं योजना में सकल देशी उत्पाद के 6.5% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 5.4% रहता है। 9वीं योजना के दौरान योजना का आधार वर्ष 1996 से लेकर के 97 को रखा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 7 तक चला। 10वीं योजना एक सफल योजना थी जिसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना था। इस योजना के दौरान 2004 में किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल योजना का शुभारंभ किया जाता है। इस योजना के दौरान औसत सालाना वृद्धि दर 7.80% की दर प्राप्त की गई थी। इस योजना में मुद्रास्फीति का औसतन लक्ष्य 5% रखा गया था, जिसकी वास्तविक प्राप्ति 5.02% रही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योग व सेवा क्षेत्र में प्राप्ति की गई वृद्धि दरें निर्धारित लक्ष्यों के काफ़ी निकट रही हैं। 10वीं योजना में कृषि क्षेत्र में सालाना वृद्धि दर के लक्ष्य 4% रखी गई थी, जिसकी प्राप्ति दर 3.42% रहता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना समाप्ति तक साक्षरता दर 75%, शिशु मृत्यु दर 45,000
45 प्रति हजार तथा वनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा जाता है। इस योजना के दौरान फरवरी 2004 में सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया जाता है। आ जाइए 11वीं पंचवर्षीय योजना पर। इसका जो टाइम पीरियड है 2007 से लेकर के 12 तक रहा था, 5 वर्षों के लिए चला। इस योजना का उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को महाशक्ति बनाना था। इस योजना का उद्देश्य 10वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए छात्रावासों तथा व्यावसायिक शिक्षा सुविधाओं के प्रावधान के साथ साथ सेकेंडरी स्कूलों का विस्तार करना था। इस योजना में पहली बार सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक हस्तक्षेप की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया था। इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री को 15 सूत्रीय योजनाएं क्रियान्वित कराने पर बल दिया गया। इस योजना अवधि में 8.3% की विकास दर हासिल की गई थी, जो अन्य सभी योजनाओं से अधिक है। इस योजना में देश के सभी ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य भी रखा गया था। इस योजना में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने एवं निर्धनता को कम करने का भी प्रयास किया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक चलती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ होती है। इस योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास करना था। 22 अक्टूबर 2011 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इस योजना के दृष्टिकोण पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस योजना के दृष्टिकोण में 9% सालाना विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करते हुए 8.3% वार्षिक लक्ष्य कर दिया गया। इस योजना के दस्तावेज में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी के 3% तक सीमित रखने पर बल दिया गया। इस योजना में स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रस्ताव मतलब इसका देने का प्रस्ताव है। इस योजना के दौरान गरीबी अनुपात को वर्तमान के 30% से घटाकर 10% तक लाने का भी लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के बाद उसे अंतिम रूप प्रदान करना था। योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक गैर संवैधानिक संस्था थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और योजना आयोग के जो सचिव हैं इसी के सचिव होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन व योजना आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा घोषित कुछ योजनाएं, कुछ मतलब सारे के सारे यहाँ पे दिए जा चुके हैं। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, नोट्स तैयार करिए और इसे आप खुद से याद कर लीजिए। याद कर लेंगे तो यकीन मानिए 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछा जाता है, 2 से ज़्यादा भी सवाल पूछा जा सकता है। कौन सा योजना कब स्टार्ट किया गया था, अगर आप इसे याद कर लेते हैं, समझ लीजिए कि इस जो योजनाओं की तिथि है ना, इस पे आपका अच्छे से कमांड हो जाएगा, इसके आप हीरो बन के निकलेंगे। इसीलिए आपको ये याद करना ही पड़ेगा, नहीं किए तो कोई ऑप्शन फिर आपके सामने नहीं बचता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए यहाँ पे आपको स्लो दिखा दिया जा रहा है। यूं ही नहीं कहा गया है कि 50% तैयारी इस बुक से हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत एवं प्रतिपादक यानी कि किसके द्वारा क्या क्या लिया गया था, दिया गया था। कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा, प्लानिंग एंड द पुअर वीएस मिनाज के द्वारा। विकास का सिद्धांत दादा भाई के द्वारा दिया गया था। इन सब को आप याद कर लीजिए, ठीक है। आपको याद करना है, एक बार मेरे पढ़ देने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे याद करना है, मतलब करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए और इसे आपने काफ़ी बार सुन ही लिया। आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर आइए, ढेर सारा प्रैक्टिस सीट